नमस्कार। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो दिल्ली पहुंचे हैं अखिलेश यादव आजम खान से मिलने। अखिलेश पहुंच चुके हैं दिल्ली। गंगाराम अस्पताल में मुलाकात आजम और अखिलेश के बीच इस वक्त चल रही है। कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती है आजम। लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा बताई जा रहा है कि इस दौरान संभव है रामपुर सीट पर होना है लोकसभा का उपचुनाव, और इसको लेकर अखिलेश और आजम के बीच में चर्चा हो सकती है। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गंगाराम अस्पताल में दिल्ली के इस वक्त एडमिट है, और यहीं पर अखिलेश यादव की मुलाकात आजम खान से हो रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान रामपुर में जो उपचुनाव होना है इसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आजमगढ़ से डिंपल का नाम सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए रामपुर से, तो कहा यह जा रहा है कि आजम परिवार के किसी एक सदस्य को रामपुर लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चा का विषय है, और आज जब अखिलेश पहुंचे हैं दिल्ली, यहां पर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात इस वक्त भी चल रही है अखिलेश और आजम के बीच में, और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान उपचुनाव को लेकर, लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। रामपुर सीट पर हो रहा है लोकसभा का उपचुनाव। बताया जा रहा है कि आजम परिवार से ही किसी एक व्यक्ति को शायद यहां से खड़ा किया जाए, और इसी पर बातचीत करने के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। पवन, क्या मुलाकात इस वक्त भी चल रही है आजम और अखिलेश के बीच? देखिए, तकरीबन 1.25 घंटे का वक्त हो चुका है, और अब तक भी अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात लगातार जारी है गंगाराम अस्पताल के अंदर, क्योंकि ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपने देखा कि लगातार तल्खियां जो हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो और आजम खान हो, उन दोनों के बीच में लगातार बढ़ी हुई थी, और दोनों की तरफ से कई सारी बातें बाहर निकल के आ रही थी। ऐसे में कोशिश यही होगी कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की जो तल्खियां हैं वो हालचाल पूछने के बहाने दूर की जा सकें। उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव होना है रामपुर और आजमगढ़ में। तो जहां आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने अपनी सीट छोड़ी थी और रामपुर से समाजवादी आजम खान ने अपनी सीट छोड़ी थी, तो ऐसे में रामपुर से उम्मीदवार कौन होगा उसको लेकर भी दोनों के बीच में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि 6 तारीख को जो उपचुनाव होना है, मतलब उसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख है 6 जून। तो उससे पहले, क्योंकि आज 1 जून का समय हो चुका है, तो ऐसे में उससे पहले सारे मुद्दों पर खुलकर चर्चा अखिलेश करना चाहते हैं। इसलिए दोनों ही नेता अकेले में यहां अस्पताल मुलाकात कर रहे हैं। अब 2-3 दिन पहले आजम खान की जब तबीयत खराब हुई तो उनको यहां गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में अखिलेश यादव अकेले उनसे यहां मिलने आए, और कमरे में दोनों ही लोगों की अकेले बैठकर मुलाकात चल रही है। हालांकि देखिए, बीच की जो तल्खी थी वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने देखा विधानसभा का सत्र चल रहा था। आजम खान वहां पहुंचे, जरूर अपनी सदस्यता ली, लेकिन फिर वहां से रामपुर, और फिर रामपुर से उनकी तबीयत बिगड़ी तो दिल्ली पहुंच गए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कपिल सिब्बल भी इस मुलाकात में शामिल है। तो आपने कुछ पता किया है क्या, कपिल सिब्बल भी इस मुलाकात में, जब आजम और अखिलेश की मुलाकात अस्पताल में हो रही है, वहां पर मौजूद है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीच की कड़ी कपिल सिब्बल ही है। देखिए, अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसमें कपिल सिब्बल अभी अंदर मौजूद नहीं है। जब दोनों की मुलाकात चल रही है, कपिल सिब्बल मुलाकात जरूर करेंगे, क्योंकि उनको आजम खान की रेगुलर बेल के लिए हाईकोर्ट जाना है, हाईकोर्ट से उनको रेगुलर बेल लेनी है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल मुलाकात जरूर करेंगे, क्योंकि आजम खान के वकील हैं कपिल सिब्बल। लेकिन इस दोनों की जो मुलाकात चल रही है, इसमें दोनों ही लोग, अखिलेश यादव और आजम खान, अकेले एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कोशिश वही है, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया विधानसभा में दोनों की बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। हालांकि जब जो राज्यसभा का नामांकन हुआ, तो नामांकन के दौरान, कपिल सिब्बल के नामांकन के दौरान दोनों नेता वहां मौजूद थे, लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। तो ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद ये दोनों की पहली औपचारिक मुलाकात मानी जा सकती है, जो कि गंगाराम अस्पताल में चल रही है। जैसे कि आप समय, जब कोई हालचाल पूछता है तो 15-20 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन तकरीबन 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, और दोनों ही नेताओं के अंदर मुलाकात चल रही है, हालचाल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि जो बीच की दूरियां हैं उसको खत्म भी किया जा रहा है। पवन, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और वहां की तस्वीर आपसे हम जानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर मेंथा ऑयल की टंकी में ब्लास्ट हो गया। महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। महमूदाबाद कोतवाली के उमरिया गांव की घटना है, जहां पर मेंथा ऑयल की टंकी में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के बाद
महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, झुलस गए हैं। 2 लोगों को इस वक्त ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। महमूदाबाद कोतवाली के उमरिया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर मेंथा की टंकी में ब्लास्ट हुआ है। बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह से हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये महमूदाबाद थाना क्षेत्र के उमरिया का मामला है। कल बीती रात जो है कल यहाँ पर जो है वहाँ के उमरिया के रहने वाले पवन अपनी टंकी में जो मेंथा की टंकी में मेंथा की पिराई कर रहे थे। पिराई करते के दौरान ये एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद टंकी पूरी फट गई। टंकी फटते ही जो है इसमें 4 लोग झुलस गए हैं और इसमें महिला से 4 लोग झुलसे हुए हैं। और टंकी का धमाका इतनी तेज था कि आसपास के गांव वाले वहां मौके पर पहुंचे। मौके पर जब पहुंचते हैं तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था कि 4 लोग उसमें झुलसे हुए थे। ग्रामीणों ने तत्काल सभी घायलों को जो है इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। भर्ती होने पे जो वहां पे जो 4 लोग झुलसे हुए थे, कुंदन और पवन, इन लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों का कहना है कि पवन और कुंदन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं पर जब इस मामले को लेकर पुलिस से बात किया गया, पुलिस ने का कहना है कि मामला छानबीन के शुरुआत कर दी गई है। आखिर धमाका टंकी में हुआ तो कैसे हुआ, क्या किन कारणों के बस था, और इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी नीलू। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बुलंदशहर से खबर लेते हैं, जहां पर एक युवक का अवैध तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक फिल्मी अंदाज में 2 तमंचों से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। वायरल वीडियो बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक अपने 2 हाथों में 2 बंदूक लेकर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो की जांच हालांकि अब पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की गई है। जो जुर्ताना अंबरां दी हिक पार दे करदा हो पुत नेट तो नहीं भरे डब्बा नाल लगे ने चलाउण दा नी जेड़ा खाण दा भी रखिया चलाउण दा नी जेड़ा खाण दा भी रखिया दलेर मर्दां दे होया जो जुर्ताना अंबरां दी हिक। तो आप देख रहे हैं बुलंदशहर का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। एक युवक अपने दोनों हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस इस वायरल वीडियो की तलाश में जुट गई है कि आखिर कहां से इस वायरल वीडियो को जनरेट किया गया, और साथ ही इस युवक की भी तलाश कर रही है। और ज्ञानवापी पर भारतीय संत समिति का ऐलान हो गया है। हरिद्वार में 11-12 जून को अहम बैठक होगी। जमीयत के अधिवेशन बुलाने पर नाराजगी भी है संतों के बीच में। ज्ञानवापी मसले पर बैठक में चर्चा होनी है। 26 जून को हरियाणा में भी संतों की एक बैठक होनी है। ज्ञानवापी को लेकर रणनीति करेंगे फाइनल। तो जिस तरह से जमीयत ने एक अधिवेशन किया था, उसको लेकर अब बताया जा रहा है कि हरिद्वार में भी संत समाज की तरफ से 11-12 जून को एक अहम बैठक होनी है। जमीयत के अधिवेशन बुलाने पर नाराजगी और साथ ही साथ ज्ञानवापी मामले पर बैठक पे भी चर्चा होगी। तो ज्ञानवापी मामले पर बैठक होने वाली है। जमीयत ने जिस तरह से एक बैठक की थी, उसको लेकर संतों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्ञानवापी पर भारतीय संत समिति का ऐलान है कि हरिद्वार में 11 और 12 जून को एक अहम बैठक बुलाई गई है। जमीयत के अधिवेशन और साथ ही साथ ज्ञानवापी मामले पर बैठक में चर्चा होगी। 26 जून को भी एक बैठक रखी गई है संतों की तरफ से। हरियाणा में ये बैठक है जिसमें ज्ञानवापी को लेकर रणनीति फाइनल की जाएगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही कहा था कि एक बैठक हो रही है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब एक और बैठक हो रही है हरिद्वार में। बताया जा रहा है कि 11 और 12 जून को हरिद्वार में संतों की एक बैठक होनी है। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो जमीयत के अधिवेशन बुलाया गया था उनकी तरफ से, और बहुत बातें ज्ञानवापी पर हुई थी इसको लेकर। साथ ही इस अधिवेशन में कहा गया था कि ज्ञानवापी हमारी है और हमेशा हमारी रहेगी। और जमीयत के इसी अधिवेशन को लेकर संतों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। अब इस मामले में हरिद्वार में संतों की बैठक होने वाली है। 11 और 12 जून को बैठक होगी और साथ ही साथ इसके पहले से प्रस्तावित एक बैठक है जो 26 जून को हरियाणा में होनी है। उस पर भी कहीं ना कहीं संत ज्ञानवापी को लेकर रणनीति बनाते दिखाई देंगे। रवि पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये बड़ी बात है, जमीयत ने जिस तरह से अधिवेशन बुलाया था, नाराजगी पहले से थी। अब 11 और 12 तारीख को हरिद्वार में और फिर 26 जून को हरियाणा में बैठक बुलाई गई है। यानी संत समाज ज्ञानवापी को लेकर अब रणनीति बनाती दिखाई देगी।
जी देखिए, पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब अखिल भारतीय संघ समिति ने ज्ञानवापी मामले को लेकर के अपनी प्रेस या फिर अपनी एंट्री को लेकर के खुल करके बोला है। हालांकि उनका ये कहना था कि अभी तक ये जो केस है वो वादी और प्रतिवादियों के बीच में थी, लेकिन जमाते उलेमा हिंद के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके वहां पे विवादित बातें कह गए, उसके बाद अब संतों को विचार करना होगा और यही विचार 11 और 12 जून को हरिद्वार में रखा जाएगा। उस पर ये विचार किया जाएगा कि ज्ञानवापी मामले में किस तरह से जो अखिल भारतीय संत समिति है वो प्रवेश करे, किस तरीके से इस केस पर अपना पक्ष रखे और इस केस को मजबूती प्रदान करे। तो ये बातें उस दिन चर्चा होंगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा हरियाणा पर होने वाली बैठक में। संतों में नाराजगी है, जमीयत के अधिवेशन को लेकर संतों में नाराजगी। उनका कहना है कि जब हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं तो जमीयत इस तरह के अधिवेशन क्यों बुला रहा है, और अब हमें भी ज्ञानवापी पर रणनीति बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी देने के लिए। और आगरा से खबर है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। दिल्ली गेट क्षेत्र में बुलडोजर ने बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण को ढहा दिया है। कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण करने वाले एक युवक बुलडोजर पर लटककर चिल्लाने लगा, जिसे बाद में पुलिसकर्मियों ने हटा दिया। तो आगरा की तस्वीर है, यहां पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण किया गया था वो युवक इस बुलडोजर पर लटका हुआ दिखाई दिया और जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन हो रहा था उसका विरोध करता दिखाई दिया। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां पर चल रहा था ये बुलडोजर जिसके बाद हंगामा देखने को मिला? जी बिल्कुल, आगरा शहर के दिल्ली गेट क्षेत्र के पास का ये बाग फरजाना इलाका है और यहाँ 40 साल से इस व्यक्ति ने कब्जा जमा रखा था। 40 साल से अवैध निर्माण कर लिया था, अब एक दुकान का भी निर्माण कर लिया था। इसके खिलाफ 40 लोगों ने, जो पास की कॉलोनी है उसके 40 लोगों ने नगर निगम को लेटर लिखा था कि इस अतिक्रमण को, अवैध निर्माण को हटाया जाए। उसके बाद भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन जब बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो जो युवक है जिसने अवैध निर्माण किया था वह बुलडोजर पकड़ के लटक गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर रोते नजर आए, लेकिन इन लोगों को चेतावनी दी गई थी कि इसको हटा लिया जाए। एक हफ्ते पहले इनको नोटिस दिया गया था, कहा गया था आप अपना सामान अलग शिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद जब टीम मौके पर पहुंची तो टीम ने बाकायदे 1 घंटा इनको दिया कि सारा सामान हटा ले। जब सामान हट गया उसके बाद ये कार्रवाई हुई, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बुलडोजर से पकड़ करके बुलडोजर को लटका रहा वो युवक, जिसे पुलिस ने जो है हटाया। उसके बाद जो है कार्रवाई पूरी हुई। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और नोएडा से खबर लेते हैं, यहां पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सेक्टर 150 के डूब क्षेत्र में चला है बुलडोजर। 50,000 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चला है। करीब 17.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है जिसे नष्ट कर दिया गया है। अवैध रूप से यहां पर फार्म हाउस का निर्माण कराया गया था, जिसको बुलडोजर की मदद से अब ढहा दिया गया है। मौके पर इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सिंचाई विभाग और नोएडा अथॉरिटी की संयुक्त यानी कि जॉइंट कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाया गया। और शराब माफियाओं के खिलाफ आईटी की बड़ी रेड देखने को मिली है। 400 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, बुलंदशहर, आगरा में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। एडीएस के एक अन्य ग्रुप के खिलाफ रेड पड़ी है। हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद में भी रेड पड़ी है। के खिलाफ 5 राज्यों में इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर उन राज्यों की बात करें तो राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ कर्नाटक और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आगरा, बुलंदशहर, नोएडा, इन लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा शराब माफियों की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से टैक्स चोरी करने का एक काफ़ी संगीन आरोप लग रहा था, इसी मामले की पड़ताल करने के लिए उन तमाम लोकेशन पे छापेमारी की जा रही है। और जिस तरह से इनकम टैक्स के सूत्रों की अगर माने तो जिस तरह से एडीएस ग्रुप, इसके साथ साथ कर्नाटक की एक जो ग्रुप है उसके खिलाफ भी बाकायदा छापेमारी चल रही है। और हरियाणा, पंजाब जो है मुख्य केंद्र है जहाँ पर बड़े बड़े शराब माफियाओं का राज चलता है। किस तरह से एक शराब माफियाओं का राज चलता है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे जब देर शाम तक छापेमारी समाप्त होगी, कई बड़े खुलासे शाम तक देखने को मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जबकि 2 और 3 जून को जिलों में सांसद, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंत्री और विधायक 8 साल की शासन की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट टू नेशन अभियान के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मोदी सरकार के 8 साल की तारीफ की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 8 साल में मोदी सरकार ने जहां जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम भी ऊंचा किया। नरेंद्र मोदी जी ने विगत 8 वर्षों में देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एकदम बदल दी है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ही 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना पाया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और सभी घरों से निकल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को, उनकी रीतियों को, उनके बताए गए कार्यों को घर घर पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जनता बहुत अप्रिशिएट उनको कर रही है। सबको जो एक बड़ा सपना होता था, निःशुल्क मकान दिया है, उसमें बिजली का कनेक्शन है, निःशुल्क शुद्ध पेयजल मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला हुआ है। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मुफ्त राशन दिया है, पूरी प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती है, उनका आभार प्रकट करती है और हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी, उनके आदेशों का अनुपालन करेगी। सर, अंतिम सवाल है, प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं रह गया है और हर जगह धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे उनके नेता उनको छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है न एजेंडा है, धीरे धीरे समापन। और आईएएस अफसर रामविलास यादव पर एफआईआर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में तैनात है आईएएस रामविलास यादव। उत्तर प्रदेश में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप था। उत्तर प्रदेश से शिकायत मिलने के बाद अब केस दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में विजिलेंस ने अब दर्ज किया है केस। तो आईएएस के ऊपर जो आईएएस अफसर है रामविलास यादव, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त उत्तराखंड में पोस्टिंग है, लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था और इसी के आधार पर उन पर केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप है रामविलास पर। उत्तर प्रदेश से शिकायत मिलने के बाद केस को दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में विजिलेंस ने ये मामला दर्ज किया है। तो आईएएस अफसर रामविलास यादव पर एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान इन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या खबर मिल रही है इसको लेकर? देखिए, जो रामविलास यादव हैं वो उत्तराखंड शासन में अपर सचिव कृषि के पद पर तैनात हैं। वो लंबे समय से उत्तराखंड में हैं। इस बीच जब यूपी में आय से अधिक संपत्ति का मामला जुड़ा तो यूपी सरकार ने उत्तराखंड सरकार को उनसे जुड़े तमाम दस्तावेज भेजे। उनकी जांच की बात उसमें की गई थी। उत्तराखंड में ये मामला विजिलेंस को सौंपा गया था। विजिलेंस ने लंबी जांच की और जांच रिपोर्ट शासन को सबमिट की और इसके बाद शासन ने रामविलास यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। तो जो विजिलेंस इसमें रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। अब विजिलेंस का कहना है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस से बातचीत की जाएगी, उनसे तमाम तथ्यों की पड़ताल की जाएगी और इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात इसमें साफ तौर पर उभर कर आई कि रामविलास यादव के जो आरोप है, इन्होंने आय से अधिक करीब 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है। वो सारी की सारी संपत्ति यूपी में है। उत्तराखंड से अभी सीधे तौर पर ऐसा कोई कनेक्शन उनका नहीं मिला है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
के दौरान संतों में विवाद, एक संत ने मीडिया का माइक उठाकर मारने की कोशिश की। 2 जून को फिल्म पृथ्वीराज देखेंगे सीएम योगी, मंत्रियों के साथ लोक भवन ऑडिटोरियम में देखेंगे फिल्म। वाराणसी में मंदिर मस्जिद से जुड़ी एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने धरहरा मस्जिद पर किया दावा, कहा विष्णु भगवान का मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। ज्ञानवापी केस में विश्व वैदिक सनातन संघ का बड़ा फैसला, हरिशंकर विष्णु जैन का वकालतनामा रद्द, सनातन संघ ने काशी मथुरा से वकालतनामा रद्द किया। लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, आजमगढ़ से डिंपल यादव को, रामपुर से आजम परिवार को मिल सकता है टिकट, जल्द होगा ऐलान। राज्यसभा के लिए बीजेपी के और 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने किया नामांकन, यूपी की 11 सीटों पर सभी का निर्विरोध चुना जाना तय। यूपी सरकार का 6,15,000 करोड़ का बजट, सदन में पास, विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर की गई 5 करोड़। सीएम योगी बोले हमारी सरकार ने परिणाम दिए, फर्क साफ है। सदन में सीएम योगी ने राहुल गांधी वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। सदन के संग्राम में अखिलेश का निशाना, कहा बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बजट का पैसा कहां जा रहा है सरकार बताए। ज्ञानवापी के एक्सक्लूसिव वीडियो में दिखे हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत बनाते कई सबूत, वजूखाने में शिवलिंग का है दावा, परिसर में कई जगह मिली त्रिशूल, स्वास्तिक और कमल की आकृतियां। ओवैसी का ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान, हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी, अब दूसरी मस्जिद को खोने नहीं देंगे। बीजेपी के 8 राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन, सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह भी नामांकन के दौरान रहे मौजूद। वाराणसी जिला कोर्ट में सर्वे के वीडियो सरेंडर करने पहुंचा हिंदू पक्ष, कोर्ट ने लिफाफे लेने से किया इंकार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में यूथ कांग्रेस का दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च, न्याय की मांग की। चंपावत में उपचुनाव में 64% से ज्यादा वोटिंग, वोटर्स के बीच पहुंचे सीएम धामी, लोगों ने खिंचवाई मुख्यमंत्री के साथ फोटो। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कल्पना सैनी का निर्विरोध चुना जाना तय, आखिरी दिन तक सिर्फ एक नामांकन, सैनी के नॉमिनेशन में सीएम प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ शामिल हुई कई विधायक। शिमला से प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी 2100 करोड़ की सम्मान निधि की सौगात, सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम। गरीब और मशहूर सिंगर केके उर्फ कृष्ण कुमार कुंथन का निधन हो गया। वो कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान उनकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद अचानक केके की तबीयत बिगड़ी और फिर वो गिर गए। उन्हें तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। केके के निधन से दुखी हूं, उनके गानों से कई तरह की भावनाएं व्यक्त हो जाती थी। हर उम्र के लोगों के साथ उनका कनेक्शन बैठ जाता था। उन्हें उनके गाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केके के निधन पर दुख व्यक्त किया। अमित शाह की बात की जाए तो उन्होंने लिखा, केके बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुमुखी गायक थे। उनका असामयिक निधन बहुत ही दुखद और भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अपनी प्रतिभाशाली आवाज से उन्होंने अनगिनत संगीत प्रेमियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। शांति शांति। वहीं अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। श्री कृष्ण कुमार कुंदन केके के अपनी बेहतरीन गायकी से लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है। यूं अचानक उनके देहावसान की खबर स्तब्ध कर देने वाली है। अत्यंत दुखद। केके एक प्रतिभाशाली और प्रभावशाली गायक थे। उनका जाना संगीत जगत की बहुत बड़ी क्षति है, जिनकी भरपाई असंभव है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग टॉप 10। सीएम योगी ने अयोध्या में की राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण के